हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं आपका अपना क्रांति सर। जी हाँ, मैं फिर ले आया हूँ बायोलॉजी की सीरीज। पिछले लेक्चर में मैंने आपको या फिर हमने पढ़ा था, भाई मैंने नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था किसी कोशिका को। अब कोशिका के बाद हम जाएंगे ऊतक में, मतलब टिश्यूज की। और उस टिश्यू में या फिर ऊतक में सबसे पहले जो आज की जो हम स्टडी करेंगे वो है पादप ऊतक, या फिर इंग्लिश में आप उसे कहते हो प्लांट टिश्यू की। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा या फिर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले उस टॉपिक पे थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। और हाँ, फिर से मैं विद्यार्थियों को कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है स्क्रीनशॉट लेने की। आप बस हमें कमेंट करिए, हम आपको पर्सनल व्हाट्सएप कर देंगे इसके पीडीएफ को। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अब हम देखते हैं कि मैं आपको या फिर हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे पादप ऊतक के अंतर्गत। तो पादप ऊतक के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे विभज्योतक की, कि विभज्योतक क्या होता है, जिसे आप इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये किस प्रकार से पौधों की वृद्धि कर रहा है, किस किस स्थान पर कर रहा है, वो जिस स्थान पर वृद्धि कर रहा होता है उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण होगा। और जो वर्गीकरण होगा ना, तो हम पढ़ेंगे विभज्योतक का वर्गीकरण। और वर्गीकरण में 3 अलग अलग नाम आपको पढ़ाया जाएगा: शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक। ठीक है, ये हम वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण जब हमारा हो जाएगा तो हमें आगे जाकर के पता चलेगा कि जो आपका विभज्योतक है, जो कि पौधों में वृद्धि कर रहा था, अचानक जब उसकी वृद्धि किसी एक समय अनुसार रुक जाती है तो वो एक परमानेंट टिश्यू के तौर पर दिखाई देगा। तो जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को हम आगे जाकर के पढ़ेंगे विभेदीकरण। विभेदीकरण के पश्चात अब जो आपके पास परमानेंट टिश्यू या फिर स्थायी ऊतक आएगा उसको भी हम 2 भागों में बांट देंगे। एक हम बांटेंगे सरल और दूसरा हम करेंगे वह है जटिल। एक हम करेंगे सरल और दूसरा जो आपके पास मिलेगा वो रहेगा जटिल। इसे समझिएगा मतलब ये सरल और जटिल। सरल के अंतर्गत भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या क्या पढ़ेंगे अब सरल के अंतर्गत? एपिडर्मिस क्या होता है, पेरेन्काइमा क्या होता है। भाई देखो, अब जब पेरेन्काइमा हम पढ़ेंगे ना, तो पेरेन्काइमा के अंतर्गत भी अलग अलग यहां पर हमें इसके टाइप्स दिखाई देंगे, जो पढ़ाए जाएगा आपको इसी वीडियो में। और नाम सुनेगा थोड़ा सा कंफ्यूज होते वो स्टूडेंट जो बायोलॉजी से नहीं है। देखो क्या क्या है: क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। लग रहा है ना एक जैसा, सिमिलर लग रहा है। इसी कारण जो बायो स्टूडेंट्स नहीं होते उनको यहाँ पे कंफ्यूज होता है। बट कि डोंट वरी अबाउट इट, यू विल नेवर हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। भाई मैं हूं ना आपके साथ, स्वराज आईएएस के साथ हम हैं, क्यों चिंता कर रहे हो आप। तो अब फिर हम उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोमेटा क्या होता है। और जैसे कि मैंने बताया जटिल स्थायी ऊतक भी आपको बताया जाएगा। तो लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो है फ्लोएम और जाइलम, कि किस तरीके से पौधों में पानी पहुंचता है, कौन पानी पहुंचाता है, कौन खाना पहुंचाता है, अलग अलग पार्ट्स में हम यहाँ पर देखेंगे। और लास्ट में आपको जो बताया जाएगा वो रहेगा आपका MCQS, मतलब कि आप इसे क्या कहते हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमेशा कहते हैं कि सर मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया पर मुझे यही नहीं मालूम कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो बस आपको जो प्रश्न है ना, उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम लोग यहाँ पे मॉक लाते हैं लास्ट में। तो भाई आप हमारे साथ बने रहिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्रांति सर आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लेकर चलते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक, जो कि है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। भाई चित्र आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखिए ये एक प्लांट है, पौधा है। इस पौधों में ये जो ऊतक है, टिश्यू, उसको मैंने अलग से यहाँ पे चित्र दे रखा हूं। अब इस प्लांट टिश्यू में सबसे पहला पॉइंट जो आपका आएगा वो है विभज्योतक का। यहां देखिए विभज्योतक। अब ये बात उठती है कि सर विभज्योतक क्या है। तो सबसे पहला फैक्ट तो आप ये याद रख लीजिए कि इसको इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। भाई क्यों इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं? जब आप हिंदी माध्यम विद्यार्थी हो तो अंग्रेजी में इसका नाम क्यों बताया जा रहा है? उसका कारण यह है कि बहुत सारे एग्जाम में अगर आप देखोगे ना, तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है उसे अंग्रेजी वाले शब्दों को देवनागरी में लिख करके पूछ देता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पाया जाता है। तो अब आप क्या करोगे? इसलिए आपको ना दोनों बताया जा रहे हैं। क्लियर हुआ डाउट? अब देखिए, अब हम चलते इसकी परिभाषा में। विभज्योतक का मतलब ये होता है कि आप जानते हो कि पौधों में वृद्धि होगी। अब पौधों में जो वृद्धि होगी ना, तो वृद्धि करने का काम ये विभज्योतक ही करता है। परंतु एक निश्चित क्षेत्र के आधार पर जहां पे ये वृद्धि कर रहा है, उस आधार पर इस विभज्योतक का भी अलग अलग प्रकार हमको दिखाई देगा, विशेष तौर पर 3। हम उसकी बात करेंगे। क्लियर हो गया? तो वो कौन कौन से विभज्योतक स्थिति के आधार पर। तो चलिए अब हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो हमें पता चलेगा, ऐसा हमारे पास 3 अलग अलग नाम दिखाई देगा। एक नाम दिखाई देगा आपके पास शीर्षस्थ, दूसरा हम देखेंगे कैम्बियम या पार्श्वीय,
और एक हम देखेंगे अंतर्विष्ट। भाई 3 नाम आपको, पहले तो आप फैक्ट याद कर लो, परिभाषा क्या वो हम बाद में देखेंगे। क्या बताया गया आपको ये बताया गया कि विभजोतक है पौधे में एक स्थिति के आधार पर जहां पे उसका विकास हो रहा है। हमने 3 नाम देखे, शीर्षस्थ, दूसरा हमने देखा कैम्बियम या पार्श्ववीव, और तीसरा हमने देखा अंतर्विष्ट। फिलहाल आप नाम याद रखो, नाम याद हो गया। अब नाम याद हो गया ना, अब हम इसके फंक्शन में चलते हैं ताकि आपको क्लियरली याद हो जाए। चलिए फंक्शन में देखते हैं क्या है इसका। ये लीजिए फोटो अब आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी, फोटो दिखाई दे रही है। तो क्या बात किया हमने, पादप उतक के अंतर्गत विभजोतक हमने देखा। विभजोतक को स्थिति के आधार पर जहां पे पौधों का विकास कर रहा है, हमने उसके 3 और प्रकार देखा। एक हमने देखा शीर्षस्थ। तो देखिए शीर्षस्थ क्या है, यहां समझिए। शीर्षस्थ का मतलब भाई पौधे की जो वृद्धि होगी तो जड़ नीचे जाएगा और तना ऊपर जाएगा। मतलब तने का नोक ऐसे ऊपर जाता जाएगा और जड़ नीचे जाएगा। तो जो तना ऊपर बढ़ता जा रहा है और जड़ी नीचे बढ़ती जा रही है, वो किस विभजोतक के कारण? तो आप याद रखोगे, अंग्रेजी में उसे कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम, या फिर हिंदी में आप उसे कहोगे शीर्षस्थ। क्या कहोगे? शीर्षस्थ। और इसका अगर आप चित्र में देखना चाहो ताकि आपको याद रहे, तो ये देखिए तना का ये ऊपरी भाग, तना का ये ऊपरी भाग यहां पर लिया गया है। क्लियर हो गया ये चीज। दूसरा विभजोतक की अगर बात किया जाए तो भाई तना को आपने ऐसे ऊपर तो बढ़ा दिया, परंतु आप जानते हो तना सिर्फ ऊपरी ऊर्ध्वाधर ही इसकी वृद्धि नहीं होती, परंतु इसकी वृद्धि इसके मूल, इसकी परिधि में भी होती, ऐसा भी बढ़ता जाता है भाई। तभी तो पौधा पेड़ बनता है, तो उसका तना चौड़ा होता है ना, होता है। तो वो किस विभजोतक की वजह से? वहां पे जब हम विभजोतक की बात करेंगे तो वहां पर अंग्रेजी में आप नाम याद रख लीजिएगा भाई, पहले लैटरल मेरिस्टेम। और अगर अंग्रेजी में के साथ ही साथ हिंदी याद रखना चाहते हो तो याद रखो पार्श्व विभजोतक, या फिर एक और नाम याद रखो कैम्बियम। अब इसको चित्र में देख लेते हैं। चित्र में अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि ये वाला जो भाग है, ये तना का ये वाला भाग, ये किस तरीके से बढ़ रहा है। देखो ये ऐसा इसकी वृद्धि होगी, ऐसा। तो ये है लैटरल मेरिस्टेम, या फिर हिंदी में हमने इसे क्या बोला, पार्श्व विभजोतक या कैम्बियम। ये याद हो गया। अब आप जानते हो पौधों के अपने कुछ नोट्स होते हैं। ये देखिए नोट्स, ये है नोट्स, ठीक। अब ये जो नोट्स की यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो भाई यहाँ पर आपको इस तरीके से शाखाएं भी निकलती हुई दिखाई देगी। ये देखिए शाखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी तो विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो वो किस विभजोतक के कारण? तब आपको नाम याद रखना है, वहां पर जो विभजोतक का नाम आएगा वो है अंतर्विष्ट विभजोतक, जिसे आप इंग्लिश में नाम याद रखोगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये कहां पर होगा? तो ये पौधों में जो पर्व संध्या होती है वहां पर होगा, जिसको आप नोट्स कहते हो। तो मतलब कि यहाँ पे जो मैंने ब्लैक ब्लैक दिखाया ना, ये वाला भाग है। तो यहाँ पर आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। 3 नाम हमने देखे। क्या क्या देखा? तना का ऊपरी नोक जो ऊपर जा रहा है, और जड़ जो जा रहा है उसको हमने किस नाम से दिया? अंग्रेजी में याद रखना चाहते हो तो एपिकल मेरिस्टेम, हिंदी में याद रखना चाहते हो तो शीर्षस्थ विभजोतक। फिर हमने देखा तना इस तरीके से बढ़ रहा है, अंग्रेजी में उसका नाम क्या देखा गया? लैटरल मेरिस्टेम। हिंदी में उसका नाम हमने क्या देखा? हिंदी में पार्श्व विभजोतक या कैम्बियम हम देख रहे हैं। फिर हमने बताया कि भाई इसके जो नोट्स है यहां पर, जिसको हिंदी में हम अंतर्विष्ट विभजोतक यहां पे कहेंगे, वो विकास कर रहे हैं कहां पर? तो पौधों के पर्व संधियों में, नोट्स में। तो ये 3 नाम हो गए। ये 3 नाम आप याद रखोगे विभजोतक के अंतर्गत। आई थिंक इट्स क्लियर। अभी क्लियर हो गया ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बायोलॉजी इज नॉट द इजीएस्ट वन, बट इट बिकम्स इजी इफ यू विल प्रैक्टिस इट। अगर आप अध्ययन करते जाओगे ना तो बायोलॉजी आसान हो जाता है, इसलिए बिल्कुल भी चिंता ना करो। और हमें नोट्स की तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। आपको जो कुछ भी ये नोट्स चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाएगा। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड प्रोवाइड अस अ गुड कमेंट फ्रॉम योर साइड। तो यूट्यूब में एक बेहतर कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे चाहिए ये पीडीएफ, आपको निःशुल्क भेज दिया जाएगा। चलिए कुछ और बातें अगर हम इसमें करें तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो दिखाया जा रहा है विभजोतक के पास एक अपनी कोशिका द्रव्य होगी, ये आप याद रखोगे, जिसे अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं भाई। क्योंकि कोशिका से ही तो ऊतक बनता है, तो कोशिका द्रव्य इसमें होगी। परंतु ये याद रखिएगा, इसकी जो कोशिका का जो भित्ति होता है वो कैसी रहेगी? पतली रहेगी। आप ये याद रखोगे, पतली रहेगी, वृद्धि हो रही है। और इसकी अपनी केंद्रक भी होगी, क्योंकि कोशिका में आप जानते हो ना भाई, ये देखिए अगर मैं ऐसा कोशिका बना दूं तो ये इसका क्या होगा?
केंद्रक होगा। इसके इर्द गिर्द ये जो चावतब हमने बनाया था ये क्या था, ये धवाई कोशिका भित्ति पतली रहेगी, और उसके अंतर्गत यहाँ पे जो हम फिल कर देते हैं वो क्या रहता है, जो हम यहाँ फिल करते हैं तो रहता है कोशिका द्रव, ये सब इसमें पाया जाएगा, ठीक है, बहुत अधिक रहेगा। परंतु जो एक महत्वपूर्ण बात है वो आप याद रखेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो पादप कोशिकाएं होती है वहां पे राजधानी प्राप्त होती है, मिलता है, दिखाई देता है, जिसको अंग्रेजी में वैक्यूल कहते हो, परंतु ये जो वैक्यूल है वो यहाँ पर नहीं मिलता, ये याद रखना, राजधानी में यहाँ पर नहीं होगी। भाई राजधानी क्यों नहीं होगी, अगर कोई आपसे पूछे तो आप राजधानी के कार्य को याद रखिए ना। राजधानी का कार्य क्या होता है, आई एम नॉट सेइंग राजधानी, मैं राजधानी नहीं बोल रहा हूं विद्यार्थियों, मैं बोल रहा राजधानी, जिसको अंग्रेजी में वैक्यूल भी कहते हो। तो अगर हम एक पादप ऊतक देखें तो आपको यह बताया गया था कि इस प्रकार से यहाँ पे राजधानी जो होता है वो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य अपने में रखा रहता है और इसका साइज भयंकर बड़ा रहता है। जंतु कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिका में इसकी साइज बहुत बड़ी रहती है और उसका मुख्य कार्य रहता है कठोरता प्रदान करना। मगर हम ये बात करें, जो हम विभजोतक यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे राजधानी नहीं होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कठोरता प्रदान नहीं कर रहा है, फिलहाल तो वृद्धि करने का कार्य है ना, तो यहाँ पे राजधानी नहीं दिख रही है। क्लियर हो गया इतना, ये जरूर याद रखिएगा भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हमने देखा कि आपके पास जो विभजोतक है उसका काम है पौधों में वृद्धि लाना। अब आप पौधों में वृद्धि ला रहे हैं, ऊर्ध्वाधर भी ला रहे हैं और उसके तने में इस प्रकार से भी ला रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ला रहे हो आप। परंतु एक ऐसा समय आएगा कि इसका यही जो विभजोतक जो है वो क्या हो जाएगा, कार्य करना बंद कर देगा, मतलब उसकी वृद्धि नहीं हो रही है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी परिवर्तित हो जाएगा स्थायी ऊतक में। ये आप याद रखोगे, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। तब किस में परिवर्तित हो जाएगा, स्थायी ऊतक में। अब ये स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो गया, तो वो जिस प्रक्रिया के कारण स्थायी ऊतक में परिवर्तन हुआ इसका, उस प्रक्रिया को विशेष तौर पे आप याद रखोगे, उसे कहते हैं विभेदीकरण। क्या कहते हैं उसे, विभेदीकरण। तो विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके चलते विभजोतक जो है, जो उसकी वृद्धि हो रही थी, विकास हो रही थी, अब उसका उसमें कन्वर्जन रुक जाएगा और वो स्थायी हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं विभेदीकरण। क्लियर हो गए ये सारी चीजें, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर आपने अभी हमें स्थायी ऊतक बताया, तो क्या स्थायी ऊतक के भी कुछ प्रकार होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, जो आपको पढ़ना है। पादप ऊतक के अंतर्गत जिन स्थायी ऊतक को पढ़ना है, तो अब हम दो प्रकार देखेंगे। एक हम ऐसे स्थायी ऊतक की बात करेंगे जो सरल है, और दूसरा हम ऐसे स्थायी ऊतक की बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स है, जिसे आप क्या कहते हो, जटिल। तो फिलहाल जो है हम बात करेंगे किसकी, सरल स्थायी ऊतक की। चलो यहां देखो, फिलहाल हम किसकी बात करेंगे, तो फिलहाल हम बात करेंगे सरल स्थायी ऊतक की। ठीक, अब सरल स्थायी ऊतक क्या है, इसमें हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। देखिए, अगर ना आप किसी पादप ऊतक को निकाल लो बाहर, या फिर आप देखें उसे, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, मैं एक कोशिश करता हूं बनाने की। मान लीजिए अगर ये कोई पादप ऊतक है, ऐसा आपने उसका एक सेक्शन काट के निकाल लिया, तो इसका जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरा, यहां पर ये मिलेगा क्यूटिकल, इसे क्या कहते हैं हम, क्यूटिकल, याद रखेंगे, क्यूटिकल, ऊपरी सिरा। और इस क्यूटिकल के नीचे यहां पर आपके पास मिलेगा एपिडर्मिस, यहां पे मिलेगा आपको क्या, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या है, तो एपिडर्मिस जो है ये कोशिकाओं की ही एक परत है जो कि पौधे को सुरक्षा प्रदान करेगी। और इस एपिडर्मिस, ये ए फॉर एपिडर्मिस, और उसके ऊपर हमने क्या देखा, क्यूटिकल, जिसमें क्यूटिन रहेगा। तो क्यूटिन का काम भी रहता है जो सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप मरुस्थलीय पौधों तरफ अगर जाते हो तो उनको बाहरी तौर पर सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है, ताकि पानी वानी का लॉस ना हो जाए, यांत्रिकी किसी प्रकार से उनमें कोई फैक्टर, यांत्रिकी फैक्टर, मैकेनिकल फैक्टर अगर आता है तो उसको नुकसान ना पहुंचे, तो वहां पे क्यूटिन पाया जाता है। वो जो क्यूटिन है ना, क्यूटिन, वो इस क्यूटिकल के अंतर्गत ही होता है। ठीक, और उसके नीचे एपिडर्मिस मिला। अब इस एपिडर्मिस के नीचे जब हम जाते हैं तो कुछ कोशिका, कुछ परतें हमें दिखाई देती है, ठीक है, कोशिकाओं की। और जो उन कोशिकाओं की जो परतें दिखाई देती है, उन्हीं कोशिकाओं की परतों को कहा जाता है पैरेन्काइमा। ये महत्वपूर्ण है, क्या कहा जाता है, पैरेन्काइमा, ये आप याद रखो, पैरेन्काइमा। तो हमने देखा पैरेन्काइमा आपको कहां दिखाई दे रहा है, अगर मैं बनाऊं, यहां देखो, तो ये है पैरेन्काइमा, ये है आपका पैरेन्काइमा। क्लियर हो गया। तो पैरेन्काइमा किसका उदाहरण हुआ, सरल स्थायी ऊतक। और ये जो आपके पास
चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा पूरा पैरेन्काइमा है, ठीक है, पैरेन्काइमा। अब देखिए, अब बात ये उठती है कि विद्यार्थी पूछते हैं कि सर पैरेन्काइमा क्या है, कैसे समझेंगे हम इसको। तो पहले तो मैंने क्या बताया, आपने ऊतक निकाला, पादप ऊतक, सबसे ऊपरी परत आपको क्यूटिकल दिख रहा है, क्यूटिकल में ही क्यूटीन होता है जो सुरक्षा देता है, वैसे एपिडर्मिस होता है जो उसको सुरक्षा देता है, दूसरी परत, और एपिडर्मिस के नीचे जाते हैं तो पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कैसा है, सरल स्थायी ऊतक है। तो पैरेन्काइमा एक्चुअल में क्या है, यहां समझिए। जब हम इस पैरेन्काइमा की बात करते हैं, जो फोटो आपके पास दिखाई दे रही है, तो इनकी कुछ विशेषताओं को आपको जानना पड़ेगा, और इन्हीं पैरेन्काइमा के फिर अलग अलग दो हमें प्रकार भी दिखाई देंगे, वो भी हम बात करेंगे। तो अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं, पहले तो मैं यहाँ पे संरचना की बात कर देता हूं। यहाँ देखिए, जब हम इसकी संरचना में जाते हैं तो इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ देखें, फिलहाल मैं एक दो में यहाँ पे डायग्राम में कर देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको कुछ दिखाई दे रहा है। और बात किया जाए तो फिर इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या रहेगी, तो ये जो उसका न्यूक्लियस है, केंद्रक जिसे कहते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इसकी जो रहेगी सेल वॉल भी रहेगा, सेल वॉल जिसे आप क्या कहते हो, कोशिका भित्ति। तो इसकी अपनी पतली कोशिका भित्ति है, पहली चीज। दूसरा, इसका यहाँ पे एक केंद्रक भी दिखाई दे रहा है। तीसरा, अगर हम बात करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है पैरेन्काइमा का, जो डिफाइन करेगा उस ऊतक को, तो देखिए यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे पैरेन्काइमा इस तरीके से बना रहे हैं, पैरेन्काइमा बनाने के लिए ये पूरे पूरे कोशिकाएं हैं भाई, ये पूरा स्ट्रक्चर पैरेन्काइमा का है। और ये जो ग्रीन 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 हरे हरे का मैं इस प्रकार से सर्कल से या वृत्ताकार बना करके जो आपको दिखा रहा हूं ना, ये अलग अलग कोशिकाएं हैं जिनसे मिल करके क्या बना है, पैरेन्काइमा। और इस पैरेन्काइमा में हमने देखा हर कोशिका की कोशिका भित्ति होगी, परंतु कोशिका भित्ति कैसी होगी, पतली होगी। पहला अब आपको एक पता होना चाहिए इसकी संरचनात्मक दृष्टि से हम देखें तो। दूसरा, भाई कोशिका है तो जाहिर सी बात है उसका अपना केंद्रक होगा। तो भाई ये आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, केंद्रक, केंद्रक, या फिर आप इसे क्या बोल दीजिए, न्यूक्लियस। मैं इसको एन से डिनोट कर देता हूं, न्यूक्लियस है ये, ठीक। अब ये कोशिका है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो व्हाइट व्हाइट आपके पास ये व्हाइट वाला सर्कल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये व्हाइट। तो ये व्हाइट क्या है, ये व्हाइट एक प्रकार का वैक्यूल है, वैक्यूल जिसको आप राजधानी कहते हो, राजधानी, जहां पर क्या रहेगा, तो आप अंग्रेजी में उसे बोलते हो साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है भाई, क्या है साइटोप्लाज्म, अरे कोशिका द्रव्य, अंग्रेजी में हमने उसको साइटोप्लाज्म बोल दिया, और क्या हुआ, ठीक। तो क्लियर हो गई ये सारी चीजें। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये कैसी कोशिकाएं होंगी, जीवित कोशिकाएं होंगी, ये आप याद रखोगे। मगर जो महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसको पैरेन्काइमा परिभाषित करता है, वो ये है कि ये जो पैरेन्काइमा बहुत से कोशिकाओं से मिलकर के बना है ना, इनकी जो दो कोशिकाओं के मध्य या फिर अनेक कोशिकाओं के इनके अंतर मध्य अगर हम स्थान देखेंगे तो बहुत अधिक रहता है, एक काफी गैप आपको दिखाई देता है। यहाँ देखो गैप, क्या लिखा गया है, ये बंधन मुक्त रहता है। बंधन मुक्त इसलिए रहता है क्योंकि इस प्रकार के जो ऊतक है, उनकी जो कोशिकाएं, उनके मध्य, उनके बीच में ये देखिए गैप, आपको काफी अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है, ये काफी अच्छा खासा गैप दिखाई देता है, ये देखिए गैप है। ये गैप सब जितने भी कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर के पैरेन्काइमा बना है, उनके बीच ये क्या रहेगा, गैप रहेगा। अब एक और विशेषता आप ये जानिए, ये जो पैरेन्काइमा है ये क्या काम करेगा भाई, तो ये ना भोजन को स्टोर करने का काम करेगा। क्या काम करेगा पैरेन्काइमा, भोजन को स्टोर करने का काम करेगा। अगेन आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट द पॉइंट्स टू राइट डाउन। किसी भी बिंदु को अपने किसी कॉपी में नोट डाउन करने की चिंता ही ना करिए, क्योंकि सारा चीज यहां लिखा हुआ है, आपको सब चीज मिलेगा फ्री पीडीएफ। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड कमेंट अस। आप हमको कमेंट करिए और हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, निःशुल्क भेज दिया जाएगा। इसलिए फिलहाल आप बस समझिए इसे। पैरेन्काइमा क्या बताया मैं, अलग अलग कोशिकाएं होंगी। उन सभी कोशिकाओं की अगर मैं बात करूं तो उनका अपना कोशिका भित्ति होगा, मगर पतला होगा। फिर मैंने बताया कि इन कोशिकाओं के मध्य जो स्थान होता है, जिसको अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं, वो थोड़ा ज्यादा होता है। फिर एक और विशेषता बताया भाई, ये जो पैरेन्काइमा है ये क्या काम आएगा, तो भोजन, बना हुआ जो भोजन रहेगा। भाई प्लांट है, पादप है यार, आप जानते हो प्रोड्यूसर होते हैं वो, तो खुद का भोजन बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे भोजन क्या हो जाएगा, स्टोर होगा, ये आप याद रखोगे। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब हम पैरेन्काइमा के कुछ टाइप्स को देखते हैं कि अगर इनकी इन विशेषताओं में, इनके गुण में, कैरेक्टरिस्टिक में अगर कुछ बदलाव कर दिया जाए, कुछ एड ऑन कर दिया जाए तो क्या हो जाता है। चलिए एड ऑन देखते हैं। अगर एड ऑन कर दिया जाए तो भाई ये पैरेन्काइमा था, मान लीजिए अगर उस पैरेन्काइमा में जो अभी आपके पास फोटो दिखाई गई थी,
मान लीजिए कि अगर उस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आप जानते हो इसे, अगर क्लोरोफिल को ऐड कर दिया जाए, क्लोरोफिल को, तो क्लोरोफिल को ऐड कर देने की वजह से वही पैरेन्काइमा जो है वो कहलाता है, ये आप नाम याद रखोगे, क्लोरेन्काइमा, क्योंकि अब वहां पे क्या ऐड हो गया है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के ऐड हो जाने से, ये देखिए क्लोरोफिल के ऐड हो जाने से, जिसे आप हरित उत्तक भी कहोगे, भाई क्लोरोफिल अगर रहता है तो आप जानते हो कि जो पत्तियां होती है, मान लीजिए ये आपके पास पत्ती है, अब ये पत्ती क्लोरोफिल की वजह से क्या हो जाएगा, अगर इसमें क्लोरोफिल है तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करेगा, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भोजन का निर्माण होगा। बस यही कारण है कि अब वो जो पैरेन्काइमा था, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, आपने उसका नाम क्या दे दिया, क्लोरेन्काइमा। क्लियर हो गया, जो कि भोजन का निर्माण करेगा। भाई ये बात मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया, पैरेन्काइमा का ही एक प्रकार है क्लोरोफिल के आ जाने में। अब यहां पे फिर से समझिए, अब इसी पैरेन्काइमा में अगर हम जलीय पौधों की बात करें, जलीय पौधों की, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, जलीय पौधों को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटो दिखाया गया, अगर आप जलीय पौधों को देखोगे ना, जलीय पौधे मतलब जल के पौधे, भाई वो पानी में तैरता है कि नहीं, तो पानी में क्यों तैरता है, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए, अभी हमने देखा था कि जो पैरेन्काइमा होता है, ये देखिए पैरेन्काइमा की जितने भी यहाँ पे कोशिकाएं हैं, हरे हरे दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच अंतर मध्य जो कोशिकाओं के बीच का गैप है वो ज्यादा, अगर वो अत्यधिक इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये पौधे को पानी में तैरने में मदद कर दें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुहिकाएं बन जाएगी, ये जो गैप है ना, इसको एयर कैविटी बोलते हैं, हवा गुहिकाएं, तो हवा गुहिकाओं की वजह से अब ये क्या करेगा, यही पानी तैरने लगेगा, और उसके तने को अगर आप काटोगे तो ये इसी तरीके से दिखाई देगा, देख लीजिए किस तरीके से गैप है, तब उसका नाम क्या हो जाएगा उस पैरेन्काइमा का। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तब उसका नाम जो आप दोगे, इसे आप ध्यान दीजिएगा, तब नाम आ जाएगा क्या, एरेन्काइमा, तब आपका नाम आएगा यहां पर एरेन्काइमा। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब दो और नाम आपको जानना है, ये फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, फोटो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए, आप यहां देखेंगे, यहां समझिए, फोटो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो फोटो दिखाई दे रहा है कॉलेन्काइमा, यही कंफ्यूज नहीं होना है, क्लोरेन्काइमा वो जब क्लोरोफिल उसमें ऐड हुआ पैरेन्काइमा में, अब मैं कॉलेन्काइमा की बात कर रहा हूं, तो फिर से क्वेश्चन उठता है मस्तिष्क में, सर व्हाट डू मीन बाय कॉलेन्काइमा, सर कॉलेन्काइमा क्या है, सर कंफ्यूज हो रहे, सर क्लियर करिए। तो भाई आप ये याद रखिए कि देखो जो पौधा होता है ना, उसमें एक अपनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, लचीलापन, तो जो पौधों में लचीलापन होता है ना, वो लचीलापन इसी कॉलेन्काइमा के कारण दिया गया रहता है। तो ये जो चित्र आपके पास दिखाई दे रहा है ना, ये कॉलेन्काइमा का है, कॉलेन्काइमा का, ये आप याद रखोगे। भाई कॉलेन्काइमा है तो यहाँ देखिए, ये जो आपके पास इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का, ऐसा कुछ बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये तो ये जो है ना अंदर, ये तो ये क्या है, ये इसका सेल वॉल है, सेल वॉल, ये सेल वॉल जिसको आप क्या बोलते हो, आप इसे हिंदी में कहते हो भित्ति, कोशिका भित्ति है। क्लियर हो ये चीज। और यहां पे अगर बात किया जाए तो यहां पर फिर सेल वॉल में कॉर्नर्स जो है, यहां देखो कॉर्नर्स है, इसके जो कॉर्नर्स है ये थोड़े बैंड रहते हैं, थोड़े मोटे रहते हैं, और ये जो आपका इस इंपॉर्टेंट, ये जो है व्हाइट व्हाइट कलर का आपको अलग से बीच में दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या, ये रजधानी है, रजधानी जिसे आप वैक्यूल कहते हो, जिसके अंतर्गत क्या रहेगा भाई, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में आपके पास दिखाई दे दिया, और ये जो ग्रीन ग्रीन आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखें, ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। बस इतना आप याद रखोगे। क्लियर हो गया। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉलेन्काइमा का इंपॉर्टेंस क्या है, वो पत्तियों में लचीलापन देता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं आगे। अब कॉलेन्काइमा के बाद फिर से एक टर्म आता है जो आपको याद रखना है, जो आपको कंफ्यूज करेगा, वो है स्क्लेरेन्काइमा। अब देखें, नाम एक जैसा है ना, यही तो कारण है कि विद्यार्थियों को थोड़ा बायोलॉजी थोड़ा टफ लगने लगता है कि सर अब स्क्लेरेन्काइमा क्या है। तो देखिए, जब हम स्क्लेरेन्काइमा की बात करते हैं तो अब आप मुझे बताइए, आपने देखा होगा क्या पौधे सिर्फ लचीलापन रहता है क्या? पौधों में सिर्फ लचीलापन तो होता नहीं है भाई। अगर आप देखोगे तो पौधों को एक कठोरता और मजबूती प्रदान भी करना रहता है। तो पौधों में जो कठोरता और मजबूती प्रदान होता है ना, वो इस स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होता है। और ये स्क्लेरेन्काइमा का यहाँ पर आपके पास चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो है ना, ये स्क्लेरेन्काइमा का ही चित्र है, ये स्क्लेरेन्काइमा का है। इसे बस आप देख लीजिए नॉर्मल, ये स्क्लेरेन्काइमा है। क्लियर हुआ। तो इसका मुख्य कार्य क्या हुआ? अगर मैं इसके मुख्य कार्य की अगर बात करूं तो इसका मुख्य कार्य है पौधे को मजबूती देना और कठोरता देना। क्लियर हो गया। और ये ऊतक कैसे होती है? मृत कोशिकाएं होती, ये आप याद रखोगे।
अब देखिए जब हम इसी स्क्लेरन कायमा की अगर हम बात करें तो ये लंबी और पतली होती है, क्योंकि इनमें जो ऊतक, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना इस इनकी कोशिकाओं की, किसकी, स्क्लेरन कायमा की, तो ये है इसकी जो ऊतक की जो भित्ति होगी, भित्ति मतलब कि ये वॉल की बात चल रही है, वो किसका बना होता है, तो वो आप याद रखोगे लिग्निन का। किसका बना हुआ है, लिग्निन का। ये आप याद रखोगे, इसकी भित्ति या फिर वॉल, ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हूं मैंने, ये सब पढ़ लीजिएगा, लिग्निन का बना होता है। और लिग्निन के बने होने के कारण ही इसकी जो भित्ति होती है वो कैसे होती है, काफी मोटी होती है। और मोटी है तो कोशिका के भीतर जो आंतरिक स्थान है ना वो ज्यादा नहीं होता। देखो यहाँ पे कई कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है, और इन्हीं कोशिकाओं को अगर आप हाईलाइट करोगे तो आप देखोगे इनके बीच जो है ना अत्यधिक गैप आपको दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इससे पूर्व में गैप बनाया गया था, जहां पे आपके हवा गुहिका तक बन गई थी, परंतु यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि इसका काम ही क्या है, इसका काम है कठोरता प्रदान करना, तो ज्यादा गैप क्यों दे देगा, प्राकृतिक तौर पर ही नहीं है ना यहाँ पर गैप। इस बात को आप समझिए, क्लियर हो गया ये चीज। अब ये कहां कहां पाया जाएगा भाई, ये भी प्रश्न उठता है आपके पास। अगर हम इनकी बात करें तो ये कहां कहां पाया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसे बीज है, कोई फल है जिनका छिलका काफी कठोर है, तो इसी की वजह से होता है, ये आप याद रखोगे। दूसरा, जो पत्तों की शिराएं होती है वहां पर ये पाया जाएगा। और कुछ याद रखना है तो यह याद रखना, संवहन बंडल। संवहन बंडल मतलब कि वेस्कुलर बंडल की यहाँ वेसल्स बंडल की यहाँ पे बात चल रही है, वहां पर भी ये पाया जाता है। अभी क्या होता है वो मैं कुछ देर बाद आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप इस टॉपिक को समझ चुके हो, ये क्या है स्क्लेरन कायमा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से कह रहा हूं डोंट वरी अबाउट द नोट्स, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अब आपके पास आता है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या है, यहां पे देखते हैं, चित्र आपके पास दिख रहा है, इस चित्र पर आप विशेष ध्यान देंगे। जब यहाँ पे एपिडर्मिस की बात चलती है तो एपिडर्मिस मतलब कि ऊपरी परत, ये देखिए ये जो परत आपके पास दिखाई दे रही है सबसे ऊपरी परत, ये है एपिडर्मिस। आप ये याद रखोगे, ये एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस सबसे भारी परत है, तो इस एपिडर्मिस का प्रमुख कार्य क्या है, तो एपिडर्मिस का अगर हम प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो पौधों को सुरक्षा प्रदान करना, आप ये याद रखोगे। तो सिंगल यहाँ पे एक कोशिकाओं की एक परत आपके पास दिखाई दे रही है, ये क्या है, एपिडर्मिस। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये क्या है, एपिडर्मिस। और इन्हीं एपिडर्मिस की अब वो सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। और मान लीजिए अगर हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में जा रहे हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अगर मान लीजिए पौधों को सुरक्षा प्रदान करना है तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए यही एपिडर्मिस मरुस्थलीय क्षेत्रों में या शुष्क स्थानों में विशेष तौर पे कैसी होती है, मोटी होती है। मोटी क्यों होती है थोड़ी देर बाद आपको क्लियर करूंगा। परंतु इस एपिडर्मिस के ऊपर अगर आप जाते हो, ये वाले इसे अगर देखोगे तो ये एपिडर्मिस नहीं है भाई, ये जो रेड रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैं अलग से बना रहा हूं, ये कहलाता है क्यूटिकल। क्या कहलाता है, क्यूटिकल। और उस क्यूटिकल में ही क्या मिलेगा, इसमें क्यूटिन मिलेगा, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र के जो पौधे होते हैं ना उनको बाहरी तौर पे सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्यूटिन की परत लग जाती है इसी एपिडर्मिस की वजह से। तो क्यूटिन लग गया वहां पर, तो क्यूटिन क्या करेगा, जो वाष्पोत्सर्जन, पानी का जो लॉस हो सकता था उससे बचाव करेगा। बाहरी तौर पे कवक जो आ जा रहे हैं परजीवी, उनसे उन सुरक्षा करेगा। तो क्यूटिन मिलेगा किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में आपके पौधों में, ये आप याद रखोगे। ठीक है। दूसरा आपको बताया गया जो एपिडर्मिस का मुख्य कार्य है वो क्या करेगा, पौधों को बाहरी तरफ से सुरक्षा प्रदान करेगा। और सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करता है, मोम जैसी एक जल प्रतिरोधी परत बना देगा। ये भी आप याद रखोगे ताकि क्या हो सके, जल के क्षय से बचाव हो सके। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। कुछ और पॉइंट जो आप याद रखोगे वो ये है कि एपिडर्मिस से कुछ ही भागों में नहीं, पूरे के पूरे पौधों में एपिडर्मिस रहता है, भारी परत है, ये कंप्लीट पौधों में रहता है। ये भी बात आप याद रखोगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर यहां देखिए ये हो गया क्लियर, इसे हम आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। अब जब आप पौधे में जाओगे, स्पेशली अगर आप पत्ती वाले क्षेत्र में जाओगे तो आपको ना एक मिलेगा स्टोमेटा, छिद्र मिलेंगे पत्तियों वाले में। देखिएगा अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पत्ती इस तरीके से बना दूं, ये आपकी पत्ती है, तो यहाँ पर आपके पास ऐसे छिद्र जो मिलेंगे, ठीक, वो रहेगा आपका स्टोमेटा। आप याद रख ले लिया, पत्तियों में विशेषता पे क्या मिलेगा, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ देखो ये स्टोमेटा का डायग्राम है। अब इस स्टोमेटा में जाओगे मतलब पत्ती में जो छिद्र है वो स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा को अगर हम देखेंगे तो ये जो पार्ट है ना ये स्टोमेटा कहलाएगा। चलिए मैं इसको ब्लैक कलर से ज्यादा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए ये जो पार्ट है ना ये है आपका स्टोमेटा, ये देखिए ये और ये ओपन स्टोमेटा अभी फिलहाल ये वाला जो भाग है अभी ये इस तरीके से ओपन है, ये लीजिए। तो सेंट्रल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये स्टोमेटा है।
ये ओपन है अभी, और इसी स्टोमेटा को यहाँ देखो किडनी के आकार वाले इससे क्या कर दिया गया, घेर दिया गया है। तो एक किडनी का आकार जैसा आपको जो घेरा हुआ जो कोशिका दिख रही है, इसको बोलते हैं रक्षी कोशिका। हिंदी में आप इसे रक्षी कोशिका कहोगे और अंग्रेजी में आप इसे क्या कहोगे, गार्ड सेल। क्लियर हुआ? तो ये जो गार्ड सेल है इसका प्रमुख कार्य क्या है, या पूरे अगर मैं स्टोमेटा की बात करूं तो उसका प्रमुख कार्य क्या है, जिसका प्रमुख कार्य होता है कि एटमॉस्फेयर जो है वायुमंडल से वहां से गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा जो है ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी स्टोमेटा का काफी भूमिका होता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब कि एक वह क्रिया जिससे कि पानी का लॉस भी होता है। तो इन सब में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कौन, स्टोमेटा, ये आप याद रखोगे। क्लियर हो गए? और ये स्टोमेटा है, बाकी तो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अगर हम बताएं तो ये फिर इसका वैक्यूल हो गया, राजधानी, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस या केंद्रक हो गया। ठीक, इसमें इधर यहाँ पे फिर आपके पास कोशिका है, तो कोशिका में आपके पास क्या मिलेगा, कोशिका द्रव्य मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। तो उन सब में नहीं जाना है आपको, मेनली स्टोमेटा पे जाना है। प्रश्न आपके स्टोमेटा से संबंधित रहेगा। स्टोमेटा कैसे है, छोटे छोटे छिद्र है, किसमें पाया गया, पत्तियों में पाया गया। स्टोमेटा जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, किडनी या वृक्क ऐसा बोलेगा तो वो क्या है, रक्षी कोशिकाएं। इनका प्रमुख कार्य क्या है, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रियाओं में भी दिखाई देता है इसका महत्वपूर्ण भूमिका। बस इतनी सी बातें आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम। तो ये सारी चीजें लिखी गई है, आप यहाँ पर ये देखो, ये सारी चीजें यहाँ लिखी गई है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप बस लेक्चर को समझिए, सब चीज आपको दे दी जाएगा निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। आप बस हमें कमेंट करिए, और भाई अपने क्रांति सर को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आप पढ़ा कैसे रहो। इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, स्टूडेंट्स आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई साइड, तो मैं आपके पास अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर के आता हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एपिडर्मल जैसे कि मैंने बताया था सबसे भारी परत, भारी परत। इसी एपिडर्मल टिश्यू से संबंधित कुछ और बातें मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये जमीन है, इस जमीन के नीचे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे एक पौधा है। ये चलिए, ये हमने पौधा बना दिया, यहाँ फूल लगा दिया, ये आपका पौधा। अब इस पौधे का यहाँ पर आपको जड़ दिखाई दे रहा है ना, जड़। तो जड़ में भी क्या होगा भाई, जड़ है, मैंने कहते हैं संपूर्ण पौधे के भागों में एपिडर्मल टिश्यू रहेगा, उत्तक रहेगा एपिडर्मल। ठीक है, तो ये जो एपिडर्मल कोशिका है, उत्तक बोल दिया, माफ करिए, एपिडर्मल कोशिका संपूर्ण पौधे में पाया जाएगा। और ये जो अगर हम जड़ की अगर बात करें तो जड़ में जो एपिडर्मल, ये इस तरीके से रहेंगी, ये देखिए, ये है पूरे एपिडर्मल जड़ में। अब इसका विशेष कार्य क्या है, इसका विशेष कार्य यहाँ पे पहले तो आप देख लीजिए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल के जैसे यहाँ पे आपके पास क्या दिखाई देंगे, प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ क्या करेगा, मेनली जड़ जो है मृदा से पानी अवशोषित करेगा। तो पानी अवशोषित करना या फिर किसी प्रकार के जो पोषक तत्व है उनको अवशोषित करने के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए रहता है ना, उसको ये बढ़ा देता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखोगे। दूसरा कि जैसे कि मैंने बताया, अगर हम मरुस्थलीय क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, उन पौधों की बाहरी सतह में क्या रहेगा, क्यूटिन रहेगा, जो कि जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है, ताकि जल का जो ह्रास हो सकता है उससे आप बचा सको। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज, जब यही पौधे पेड़ में परिवर्तित हो जाते हैं, यहाँ देखिए, मान लीजिए ये हमने एक पेड़ बना दिया, अब पेड़ की अगर आप बाहरी परत को आप देखोगे, यहाँ पे छाल, वृक्षों की छाल की अगर मैं बात करूं, जिसको कॉर्टेक्स, याद रखना, कॉर्टेक्स कह रहा हूं मैं, कॉर्टेक्स से आपके पास क्या मेरा कॉर्क, और ये जो कॉर्क रहती है एक प्रकार की मृत कोशिकाएं के तरीके से आपको दिखाई दे रही है। और ये कैसे रहती है, इनका इंटर सेल्यूलर या अंतर कोशिकीय गैप जो रहता है वो बिल्कुल कम रहता है, बिल्कुल ना के बराबर, ताकि जो बाहर की जो हवाएं अगर आ रही है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर बाहर से ऐसे हवाएं आ रही है तो उनके लिए वो अभेद्य रहे किसी प्रकार की चीजों के लिए। तो ये यहाँ पे कौन सी परत पाई जाती है, ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो पाया जाता है वो क्या है, सुबेरिन, जो इसको अभेद्य बनाता है, ये भी आप याद रखोगे, सुबेरिन। तो देखो क्या क्या बताया जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्यूटिन कहाँ पाया जाता है, क्या बताया गया आपको, क्यूटिन भाई मरुस्थलीय पौधों में बनाते हो ताकि बाहरी से उसको सुरक्षा मिल सके, बाहरी वातावरण से। दूसरा हमने देखा, एक पेड़ है, काफी मैच्योर्ड ट्री है, तो उसके बाहरी जो तना है उसमें क्या मेरा सुबेरिन, और ऐसी वर्ड अगर बोलते लिग्निन कहाँ पे है, तो याद रखिएगा, जैसे नारियल के रेशे होते हैं ना, वो लिग्निन वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखोगे। चलिए अब हम चलते जटिल स्थायी ऊतक में।
थोड़ा देर और है। देखिए पादप जो कोशिका है ये काफी महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे पूरा माफ करिए, जो पादप ऊतक है काफी महत्वपूर्ण है और पूरा पादप ऊतक यहाँ पे कंप्लीट कर दे रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को लगे कि सर थोड़ा लेक्चर जो है लंबा जा रहा है, परंतु आप चिंता ना करो, क्योंकि अगर लेक्चर लंबा भी जा रहा है ना, आपको सारे कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं और लास्ट में आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, जिससे आप ये समझ सकोगे कि भाई किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है आपके आगामी परीक्षा में। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है जटिल स्थायी ऊतक, जो कि लास्ट टॉपिक है, जटिल स्थायी ऊतक की अगर हम बात करें तो ये जटिल स्थायी ऊतक में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक। पहले तो हम परिभाषित कर लेते हैं भाई। जब हम जटिल ऊतक की अगर बात करें तो जटिल ऊतक जो होता है एक से अधिक प्रकार की यहाँ पे कोशिकाएं मिलेगी और एक से अधिक प्रकार की जब कोशिकाएं मिलती हैं तो ये एक साथ मिल करके एक इकाई की तरह कार्य करेगी, ठीक है। और ये जटिल क्यों हो गई, क्योंकि अब इनका और परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा विभजोतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, तब ये सरल के बाद कैसे हो जाता है, जटिल हो जाता है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण एग्जाम दृष्टि से आपको याद रखना है। एग्जाम्पल एक होगा जाइलम और एक होगा फ्लोएम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम इन दोनों को बात करें तो ये दोनों कैसे, संवहन ऊतक है। संवहन ऊतक मतलब कि एक वह ऊतक जो ट्रांसपोर्ट करे, परिवहन में मदद करे। तो कैसा परिवहन करेगा भाई पौधे में जरूरत होती है पानी का, खनिज का, खाने का परिवहन करना। तो इनका जो परिवहन करने का कार्य करेंगे ना वो जाइलम और फ्लोएम ही करेंगे। अब जाइलम क्या परिवहन करेगा, फ्लोएम क्या करेगा, ये हम थोड़ी देर बाद भाई कुछ तो सस्पेंस बने रहने दीजिए, तभी तो आपको मजा आएगा ना पढ़ने में। तो भाई पहले तो आप याद रखो जटिल स्थायी ऊतक के दो उदाहरण जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को क्या कहा जाता है, संवहन ऊतक। क्यों संवहन ऊतक कहा जाता है, क्योंकि ये परिवहन का कार्य करेगा, पानी ले जाएगा, खनिज ले जाएगा, भोजन ले जाएगा। और संवहन ऊतक है इसलिए बाद में जाकर के इसी से संवहन बंडल बनता है, वेस्कुलर बंडल, इसलिए आप याद रखेंगे, ठीक है, वेसल्स बंडल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। तो फिलहाल ये तथ्य थे जो आप जान चुके हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जाइलम क्या है, तो ये देखिए ये चित्र आपके पास दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न आपसे कैसे पूछ सकता है, ये सारी चीजें यहां लिखा हुआ है, इसलिए चिंता ना करो, आप फिलहाल चित्र पर फोकस करिए। तो चित्र में अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको विशेष तौर पर यहां देखिएगा कुछ पार्ट्स है, उस पार्ट्स को मैं बता देता हूं क्योंकि ये पूछेगा कि जाइलम में जो कौन कौन से घटक है। तो याद रखिएगा जाइलम में आपके पास 4 पार्ट दिखाई देते हैं। ट्रैकिड जिसको वाहिनिका भी कहते हैं, वाहिका जिसे हम यहाँ पे वेसल्स कह रहे हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर या रेशे, ये 4 से बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम की अगर बात करें तो यहाँ देखिए जो पहला डायग्राम है ना ये ट्रैकिड का है, दूसरा जो डायग्राम है ना ये वाहिका का है, वाहिका, और तृतीय डायग्राम जो है इसी में ही आपके पास क्या मिलेगा, तो ये है पैरेन्काइमा। क्या है ये, पैरेन्काइमा, ये समझ में लीजिए आप। अब इस पैरेन्काइमा में अगर हम बाहरी से अगर हम बात करते हैं तो वहां पे फाइबर या रेशे मिलेंगे। अब हम इसके काम पे जाते हैं। जब हम इसके काम पे जाएंगे तो आप इस ट्रैकिड को देखिए और वाहिका को देखिए, इनका जो संरचना है वो एक नली आकार का है। क्योंकि ये नली आकार की संरचना ट्रैकिड और वाहिका में दिखाई दे रही है, इसलिए यहां पर हमें यह पता चलेगा कि ये पानी और खनिज का क्या करेंगे, परिवहन करवाएंगे, पानी और खनिज का परिवहन, ये दोनों, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम पैरेन्काइमा में चलते हैं। जब हम पैरेन्काइमा में जाएंगे तो पैरेन्काइमा का मुख्य यहाँ पे उद्देश्य रहेगा भोजन को स्टोर करना। आप याद रखोगे, भोजन का संग्रह, भोजन का ये परिवहन नहीं करता, उसके लिए अलग ऊतक है, बताऊंगा। ये सिर्फ भोजन, पैरेन्काइमा। कौन सा पैरेन्काइमा भाई, यहाँ पे जो पैरेन्काइमा की बात चल रही है ना वो जाइलम पैरेन्काइमा की बात चल रही है। चलिए मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, जाइलम पैरेन्काइमा की बात चल रही है। तो क्या बताया गया, ट्रैकिड और वाहिका है, ये क्या काम करेगी, नली आकार की है तो पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर क्या करेगी, संवहन करवाएगी। पैरेन्काइमा क्या करेगा, तो भोजन का संग्रह करेगा। और जाइलम फाइबर जो है मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। बस इतना याद रखना, ये फोटो है, क्लियर हो गई चीज। अब जो महत्वपूर्ण है ना, आपके पास ऐसा भी प्रश्न करता है कि पौधों में वह कौन सा ऊतक है, पादप ऊतक में वह कौन सा पार्ट है जो भोजन का परिवहन करवाएगा। अभी तो हमने पानी का देख लिया ना, भोजन को हमने स्टोर करवाया, परिवहन नहीं करवाया किसी एक क्षेत्र से जहां पे बन रहा है और बनेगा। पत्तों के पास आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण, तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए अब जब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई एक ही नाम जो आप जानते हो, फ्लोएम, फ्लोएम बस। अब फ्लोएम का आप डायग्राम देखिए, ये है फ्लोएम का डायग्राम। अब आपके पास ना ऐसा भी प्रश्न आता है कि फ्लोएम से संबंधित कौन कौन से दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो यहाँ पे 5 नाम आपके पास आते हैं, ये पांचों नाम आप ना बिल्कुल याद रख लीजिएगा, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। फ्लोएम के अंतर्गत 5 प्रकार के अवयव मिलेंगे। एक चालनी कोशिकाएं जिसको स्लीव सेल भी आप कहोगे, ठीक है। फिर चालनी नलिका या स्लीव ट्यूब्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके पास। साथी कोशिकाएं जिसको कंपेनियन सेल कहते हैं अंग्रेजी में।
फ्लोएम पैरेन्काइमा, देखो यहाँ पे भी पैरेन्काइमा है परंतु ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। इससे पहले मैंने क्या बताया था, जाइलम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशे। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये डायग्राम आपके पास दिया गया है। तो ये जो ऊपरी परत है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो ऊपरी परत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके का यहाँ पर, ये तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, ये है चालिनी प्लेट। और यहीं पर ही इस तरीके का जो आपके पास दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर ये आपके पास दिखाई देगा ये वाला पार्ट में। अगर मैं इसे और थोड़ा हाईलाइट कर दूं तो ये इस तरीके से है। तो ये वाला जो पार्ट है वो है चालिनी नलिका, ये चालिनी नलिका यहाँ पे मिली। ये जो है ये चालिनी प्लेट मैंने बताया, ठीक। अब यहीं पर ये आपके पास ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से अलग से यहाँ पे कर दिया जाए। चलिए, तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये आप याद रखोगे, क्या कहलाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये है इसकी साथी कोशिका, ये जो है साथी कोशिका जिसका अपना ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, ये आप याद रखोगे। अब बात करें हम इनके वर्क की, अगर हम इनके वर्क की बात करते हैं तो आप ये याद रखेंगे कि चालिनी नलिका, जो मैं यहाँ पर ये वाला जो पार्ट में चालिनी नलिका ये जो दिखा रहा हूँ, चालिनी नलिका में छिद्रित भित्ति होती है, ठीक है। उसके वॉल में कैसे होते हैं, छेद होते हैं, और नलिका आकार की कोशिकाएं होती है, ठीक। और हम अगर बात करें फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, ये मैं फ्लोएम बता रहा हूँ। फ्लोएम क्या करेगा, पत्तियों में जो भोजन बनता है ना, उस भोजन को पौधों के अलग अलग भागों में ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अगर आपसे कभी ऐसा प्रश्न कर दे कि पौधों में भोजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो फ्लोएम। पानी और खनिज का कौन करता है, जाइलम। बस आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई चीज। और वही चीज अगर आप देखोगे तो ये हमने आपके आसानी के लिए लिख दिया। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशो को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं कैसी है, जीवित कोशिकाएं, ये आप याद रखोगे। आई थिंक इट्स क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़कर के अब हम क्या करेंगे, अब बारी आती है हमारे प्रश्नों की, ताकि आपको जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया गया ना वो चीजें क्लियर हो जाए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पौधों में ऊर्ध्वाधर वृद्धि होती है। भाई ऊर्ध्वाधर वृद्धि के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 4 विकल्प है। लेटरल, भाई लेटरल तो तना को ऐसा ले जाता है ना, तो ऊर्ध्वाधर तो हुआ नहीं। दूसरा एपिकल, यस एपिकल इज द आंसर। क्यों, जिसको आप सिरस्थ कहते हो, पौधे को ऐसा ले जाएगा और जड़ को नीचे की ओर, हो गया। इंटरकैलरी, तो उसके नोट्स को बढ़ाता है जहां पे ब्रांचेस निकलती है, तो बी आ गया आपका आंसर, ठीक। दूसरा अब हम देखते हैं, मरुस्थलीय पौधों में जल की हानि की दर को निम्न करने के लिए क्या होता है। तो भाई उसकी ऊपरी परत में मैंने बताया था क्या पाया जाता है, क्यूटीन। याद करिए, डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं क्यों, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, क्यूटीन। और क्यूटीन किसमें पाया जाएगा, क्यूटिकल के अंतर्गत क्यूटीन मिलता है, और जो क्यूटिकल होता है सबसे बाहरी परत मिल रहा है, बताया था आपके पास, ठीक है। स्टोमेटा तो है नहीं भैया, तो पत्तियों में दिखाई दे रहा था। लिग्निन कहां दिखाई दे रहा था, याद करिए, लिग्निन। सुबेरिन हमने वृक्षों में देखा था, वृक्ष में देखा था ना, तो लिग्निन कहाँ मिला था, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि लिग्निन पाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लिग्निन कहाँ मिलता है। सुबेरिन का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो है वृक्षों के कॉर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाओं के विभाजित होने की संभावना सबसे अधिक है। भाई सबसे अधिक कौन सी कोशिकाएं विभाजित होती है, तो यहाँ देखो, जब हम विभाजन की हम बात करते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले एक नाम बताया था, विभज्योतक, जिसको अंग्रेजी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं, वहीं तो विभाजित होती है। और जब वो विभाजन होना बंद हो जाता है तो हमने देखा था स्थायी ऊतक मिलता है, और स्थायी ऊतक में भाई जाइलम खुद में स्थायी ऊतक है, हमने देखा था। भाई एपिडर्मिस तो बाहरी परत है जो सुरक्षा प्रदान कर रहा था। पैरेन्काइमा उसके नीचे मिलता है, जिसकी वजह से पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाए तो वो क्या बन जाता है, क्लोरेन्काइमा, बताया था मैंने। तो ये चार तो कट गए, तो आंसर क्या हुआ, मेरिस्टेम, आंसर आ गया आपके पास। चलिए बाकी जो डिटेल है ना आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आप ना लेक्चर्स को सुनिए और ऑटोमेटिकली सब आपसे बन जाएगा। चलिए अब आ रहा है साथी कोशिकाएं। यहाँ देखिए प्रश्न क्या बोल रहे हैं, साथी कोशिकाएं। साथी कोशिकाएं संबंधित है, किससे संबंधित है साथी कोशिकाएं, लास्ट में तो मैंने आपको बताया था ना, जिसको कंपेनियन सेल कहते हैं। भाई कंपेनियन सेल की बात आ रही है, तो देखिए चालिनी नलिका, स्क्लेरेन्काइमा, वाहिका, ट्रैकिड। अब यहाँ पर साथी कोशिकाएं किससे संबंधित है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ देखो वाहिका और ट्रैकिड की, तो ये जाइलम से संबंधित है, तो ये तो आ ही नहीं सकता। स्क्लेरेन्काइमा की बात करूं तो स्क्लेरेन्काइमा आप जानते हो, स्क्लेरेन्काइमा है, मैंने कॉलेनकाइमा बताया था, स्क्लेरेन्काइमा कठोरता प्रदान करता है पौधे को, तो ये आ ही नहीं सकता। चालिनी नलिका आएगा क्योंकि फ्लोएम से संबंधित है। आंसर क्लियर हो गया आपको। इसलिए पूरे विद्यार्थियों आप ना बस ना कॉन्सेप्ट आपके पास बना रहना चाहिए,
जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसको समझिए, आपसे सब चीज बनने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो किस ऊतक की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। भाई क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट 4 विकल्प है, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा। भाई एरेन्काइमा तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो जलीय पौधों में जो गुहिकाएं होती है, हवा गुहिकाएं बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे तैरना लगता है, वो उसकी विशेषता है। अब हम स्क्लेरेन्काइमा नहीं ले सकते, ये तो कठोरता प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट में देखिए आपको प्रकाश संश्लेषण याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखें तो पैरेन्काइमा हम लेंगे नहीं, क्योंकि पैरेन्काइमा के अंतर्गत ही हम देखते हैं जब उसमें क्लोरोप्लास्ट आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है क्लोरेन्काइमा। तो आंसर आएगा बी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसलिए बोलते जब आप डिटेल से पढ़ लेते हो ना तो सब चीज आसान हो जाता है, सब चीज। आप 4 विकल्प में से ये जान जाते हो कि 3 क्यों गलत है, ठीक है। तो चलिए विभज्योतक ऊतक पाया जाता है, विभज्योतक मतलब मेरिस्टेमेटिक कहां पाया जाता है। अब भाई 4 विकल्प हो रहा है फूलों में, तो फूलों की तो बात ही हमने की या नहीं अभी फिलहाल, क्यों, क्योंकि तो वृद्धि का काम करता है ना पौधों में, तो फूल तो आएगा नहीं। दूसरा पत्तों की नोक पर, भाई पत्तों की नोक वाला हमने बात नहीं किया था। भाई हम उसको ऊर्ध्वाधर उसका क्या करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। ऊर्ध्वाधर विकास करना चाहिए तो तने की एपिडर्मिस के नीचे की बात नहीं कर सकते। ऊर्ध्वाधर विकास करना है तो जड़ों को नीचे ले जाओ और तने की नोक पे बैठाओ और ऊपर ले जाओ, तो उत्तर क्या आएगा, जड़ की नोक पर। जड़ की नोक नहीं रहती, तने की नोक बोलते तो आप उसको उत्तर लेते। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए हमारा प्रश्न को। आपको संकीर्ण मोटी दीवार वाली जीवित कोशिकाएं प्रदान की गई है जो आकार में लंबी है और जिनमें सेल्यूलोज और पेक्टिन का गाढ़ापन है। ये कोशिकाएं निम्न से संबंधित है। भाई देखिए आपको ना ये फैक्ट याद रखना है, सेल्यूलोज और पेक्टिन कहां पाया जाएगा। जब हम यहाँ देखेंगे सेल्यूलोज और पेक्टिन की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो वो आपको कोलेनकाइमा में मिलेगा, आप ये याद रख लेंगे, कोलेनकाइमा में, ठीक है। फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा बस 1-2 प्रश्न बचा हुआ, लास्ट हो जाएगा, मेरे साथ बस बने रहिए। एक लंबे पेड़ की कई शाखाएं होती है, भाई बात बिल्कुल सही है। वह ऊतक जो शाखाओं में पानी के पार्श्व संचालन में मदद करता है। अब भाई पानी को आपको पहुंचाना है, भोजन को पहुंचाने के लिए तो हमने फ्लोएम लिया था, पानी के लिए क्या लिए थे याद करिए, जाइलम लिए थे ना। तो डायरेक्ट उत्तर को चुनिए ना, क्या आ जाएगा आपके पास, जाइलम। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है भाई, यहाँ पे कंफ्यूज आप कर सकते हो, चलो मैं पूरा बता देता हूँ। कोलेनकाइमा तो नहीं आएगा, क्योंकि कोलेनकाइमा क्या करता है, पौधे को लचीलापन देता है, इसलिए कट कर दीजिए। पैरेन्काइमा जो है आप जानते हो एपिडर्मिस के नीचे पैरेन्काइमा रहता है, हमने देखा था, जहां पे अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा पकड़ ले उसे, तो जाइलम जैसे पैरेन्काइमा एपिडर्मिस के नीचे था, फिर पैरेन्काइमा में हमने 2 पार्ट देख लिए थे, क्लोरोफिल आ जाए तो क्लोरेनकाइमा आ जाएगा, देखे था हमने, ठीक है। और अगर ज्यादा एयर कैविटीज आ जाती तो एरेन्काइमा बन जाता है, तो आप पैरेन्काइमा काट लीजिए, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, पानी के पार्श्व संचालन की बात कर रहा है। तो अब भाई बी है जाइलम पैरेन्काइमा और डी है जाइलम वाहिकाएं। अब देखिए जाइलम पैरेन्काइमा तो आप भोजन को संग्रहित करते थे, जाएगा किससे, जाइलम वाहिकाएं से। ट्रैकेट भी था इसके साथ, अगर ट्रैकेट रहता तो ट्रैकेट भी आप उत्तर ले लेते। क्लियर हुआ। तो चलिए आज का आखिरी प्रश्न में जाते हैं। और हाँ भाई कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी क्लासेस लग रही है। तो भाई ये तो था हमारा आज का लास्ट प्रश्न, और ऐसे प्रश्न लेकर के आपके क्रांति सर आते रहेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।